सोने की चिड़िया था मेरा देश, कुछ व्यापारियों का बनाकर भेष। आए कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और उन्हें मिल गया मौका, और उन्होंने मेरे भारत देश को 200 सालों तक दिया धोखा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले महीने हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और ये दिन हम अंग्रेजों से आज़ादी के रूप में जश्न में मनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे और कब अंग्रेज लोग भारत आए और कैसे उन्होंने 200 साल तक हमारे प्यारे भारत देश को अपना गुलाम बनाया। तो आइए शुरू करते हैं। 20 मई 1491। जी हाँ दोस्तों, 20 मई 1498 वह दिन था जिस दिन वास्को डी गामा ने भारत के कैलीकट पे अपना पहला कदम रखा था। शायद ये दुनिया की इतिहास की सबसे बेहतरीन खोज थी, क्योंकि वास्को डी गामा ने वह समुद्री रास्ता खोज लिया था जिस रास्ते से यूरोपियन कंट्रीज भारत जैसे उपमहाद्वीप पे व्यापार कर सके, और इसी खोज के बाद कई यूरोपियन कंट्रीज भारत उपमहाद्वीप में व्यापार करने लगी, जिसमें फ्रांस, पुर्तगाल, डच, हॉलैंड कई यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी, और इस व्यापार की वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट पर थी। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को इतना कमाता देख अब अंग्रेजों की भी इच्छा हो गई थी कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करें, और इसी के चलते जॉन वाट्स ने 31 दिसंबर 1600, जी हाँ 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका उद्देश्य था साउदर्न व ईस्ट साउदर्न एशियन कंपनीज में अपना व्यापार करना। और इसी के चलते इन्होंने भारत आने की अनेकों कोशिश करी, लेकिन हर बार या तो इनके जहाज डूब जाया करते थे या समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया करते थे। 24 अगस्त 1608, जी हाँ 24 अगस्त 1608 वह काला दिन था जिस दिन अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अपना कदम रखा। जी हाँ, कार्टर नाम का जहाज जिसके कैप्टन थे हॉकिंस, वह भारत आने में सफल हो गए और उन्होंने अपना पहला कदम सूरत के बंदरगाह पर रखा। सूरत का बंदरगाह उस वक्त व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और समृद्ध हुआ करता था। अब अंग्रेज भारत आ चुके थे और भारत आते ही सबसे पहले उन्होंने मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात करी, और जहांगीर ने भी अपनी मेहमान नवाजी दिखाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। अब अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पहले से ही व्यापार करते आ रहे दूसरे यूरोपियन देश। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज छल कपट में सबसे आगे हैं। उन्होंने जबकि राजा महाराजाओं को भड़काना चालू कर दिया, उन्होंने दूसरे यूरोपियन देश के जहाज डुबाने चालू कर दिए, और धीरे धीरे दूसरे यूरोपियन देश का व्यापार भारत से कम कर दिया और खुद का व्यापार अंग्रेज बढ़ाने लगे। अब अंग्रेज भारत में अपनी व्यापारिक पकड़ मजबूत कर रहे थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने जहांगीर से एक फरमान जारी करवा लिया जिसके तहत उन्होंने सूरत में अपने पहले कारखाने की स्थापना करी। अब अंग्रेजों का व्यापार वृद्धि कर रहा था, और इसी के चलते उन्होंने मद्रास, बंबई, कलकत्ता और कई भारतीय इलाकों में अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे। अंग्रेज आए तो व्यापार के इरादे से ही भारत थे, लेकिन अब वह ये बात समझ चुके थे। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि हम भारतीय लोग खुद से ज्यादा भरोसा विदेशी लोगों पर करते हैं। हम भारतीय लोगों में एकता की कमी है। हम भारतीय लोग एक दूसरे की तरक्की पर ही जलते हैं, और अब अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे। और बात तो सही भी है। शायद वही पुश्तैनी आदत आज भी हम भारतीयों के खून में है। जी हाँ, आज भी हम कोई भी विदेशी कंपनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय अपनी इंडियन कंपनी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मुकेश अंबानी के ग्रुप ने जियो को लॉन्च किया था। वह फ्री में सिम दे रहे थे। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति सी ला दी। तब भी हम उसमें हमारी राजनीति और हमारा अधूरा ज्ञान उनके रास्ते का रोड़ा बना रहे थे। आज कोई भी भारतीय कंपनी तरक्की करती है तो हम सबसे पहले उसका विरोध करने लग जाते हैं और उसको आगे नहीं बढ़ने देते, जबकि हर कोई जानता है अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो वहां की कंपनी को सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं अंग्रेजों की बात पर। अब अंग्रेज ये समझ गए थे कि इन मूर्ख भारतीयों पर शासन करना काफी आसान है। अब इसके लिए उन्हें एक ही काम करना था, उन्हें मौजूदा शासकों को आर्थिक रूप से कमजोर करना था, और इसी के तहत उन्होंने एक पॉलिसी का इजाद किया जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने राजा महाराजाओं को आपस में भड़काना चालू कर दिया,
और इसी भड़कावे में आकर राजा महाराजा आपस में ही युद्ध करने लगे और आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से काफी कमजोर होने लगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक तौर पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत के राजा महाराजा आपस में लड़के आपसी मतभेद से सैनिक तौर पर और आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हो चुके थे। उस वक्त बंगाल राज्य देश का काफी समृद्ध राज्य हुआ करता था, क्योंकि वह व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि राजकोष का 1/4 हिस्सा बंगाल से उत्पन्न होता था। उस वक्त बंगाल के नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला, जो फ्रांसीसी लोगों के काफी करीब थे और अंग्रेज चाहते थे कि वह बंगाल के द्वारा हो रहे व्यापार पे पूरा कब्जा जमा लें। और इसी के तहत रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने 1757 में सिराजुद्दौला से लड़ने की ठानी। सिराजुद्दौला के पास अंग्रेजों से सामना करने के लिए 18,000 सैनिक थे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के पास मात्र 350 सैनिक थे। अंग्रेज यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में वह सिराजुद्दौला की फौज के सामने 1 घंटा भी नहीं टिक सकते। ऐसे में उन्होंने सोचा कि काश उन्हें कोई एक ऐसा शख्स मिल जाए, कोई एक ऐसा गद्दार मिल जाए जो पैसे और सत्ता के लालच में अपने ही देश से, अपनी ही सेना से गद्दारी कर ले। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, गद्दार आज भी हैं और गद्दार उस वक्त भी हुआ करते थे। ऐसा ही गद्दार उन्हें मिल गया जिसका नाम था मीर जाफर। जी हाँ दोस्तों, मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला की फौज में एक सेनापति था, उसने सत्ता और धन के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। और कहा जाता है कि युद्ध से पहले ही उसने अपनी 18,000 सैनिकों को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करवा दिया। इस युद्ध को हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। यह युद्ध अंग्रेजों ने लगभग बिना लड़े ही जीत लिया था। यह युद्ध लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, परंतु इस युद्ध के बाद पूरे भारत का भविष्य बदल चुका था। जी हाँ दोस्तों, यह पहला मौका था जब अंग्रेजों के हाथ में भारत का कोई हिस्सा आया था। अब अंग्रेज पहली बार भारत के कोई हिस्से पर राज करने वाले थे। अब अंग्रेज भारत के शासक बन चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली, जी हाँ, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया था। मीर जाफर तो एक कठपुतली था, असली शासक अंग्रेज थे। अब अंग्रेज भारत के एक समृद्ध राज्य के शासक बन चुके थे। अंग्रेज आर्थिक रूप से तो तरक्की कर ही रहे थे, परंतु अब वह अपनी भौगोलिक सीमाएं भी बढ़ाना चाहते थे। और इसी के तहत अब वह दूसरे प्रांत के राजा महाराजाओं को सुरक्षा के नाम पर लूटना चालू कर रहे थे। जी हाँ, दूसरे राजा महाराजा जो आपस में लड़ते थे, अंग्रेजों ने उनसे सुरक्षा के नाम पर मोटी रकम वसूलना चालू कर दिया और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाना चालू कर दी। अंग्रेज भारतीय लोगों को लूटने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वह भारतीय लोगों पर तरह तरह के कर, तरह तरह के टैक्सेस लगा रहे थे, जो मजबूरन भारतीय लोगों को देना पड़ रहे थे। और अब अंग्रेजों का अत्याचार भारतीय लोगों पर बढ़ता जा रहा था। हर राजा, हर शासक अंग्रेजों पर अधीन था और जिस भी शासक या राजा ने विद्रोह करने की कोशिश करी, उसका राज्य पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था। अब किसी की भी हिम्मत अंग्रेजों से लोहा लेने की नहीं हुआ करती थी, पर भारतीय चुपचाप ये जुल्म सह रहे थे। पर अंदर ही अंदर बदले की भावना, विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। वर्ष बीतते गए, अंग्रेज भारत को लूटते रहे और भारतीय लोगों पर जुल्म करते रहे। अंदर ही अंदर भारतीय लोगों में अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की भावना जागृत होती रही और यह भावना 1857 की क्रांति के रूप में बाहर निकली। जी हाँ, सन 1857 में आजादी के लिए हमारा पहला संघर्ष हुआ, जिसमें हमें आजादी तो नहीं मिली, पर अंग्रेजों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान हुआ और इसी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत की सत्ता ले ली और अब स्थापित हुआ भारत में ब्रिटिश राज, जो कि 1947 तक चला। और 1947, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली और हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बने थे हम गुलाम अंग्रेजों के, आपस में ही लड़ लड़के। बने थे हम गुलाम अंग्रेजों के, आपस में ही लड़ लड़के। जब आया समय संघर्ष का तो सभी ने भाग लिया बढ़ चढ़ के। आज मेरे देश का भाग्य ही कुछ और होता, आज मेरे देश का भाग्य ही कुछ और होता, अगर अंग्रेजों को मीर जाफर जैसा गद्दार न मिला होता। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।